हेलो डियर फ्रेंड्स। बहुत सारे कन्फ्यूजन आपके दिमाग में होते हैं कि अक्षांश क्या होता है, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। कभी कुछ लोग कहते हैं अक्षांश रेखा होती है, तो कभी कुछ लोग कहते हैं अक्षांश वृत्त होता है। आखिर इन सभी उलझनों का जवाब है क्या, उसके विषय में आज हम लोग बेहतर तरीके से चीज़ों को समझेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आदित्य और ले चलता हूँ आज आपको पृथ्वी के उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जिसके माध्यम से हम किसी भी प्लेस की लोकेशन को फाइंड आउट कर पाते हैं। हम बात करने जा रहे हैं अक्षांश रेखाएं, अक्षांश व अक्षांश रेखाएं, देशांतर व देशांतर रेखाओं के बारे में। प्यारे बच्चों, जैसा कि प्रीवियस क्लास में आप लोग पृथ्वी के बारे में विभिन्न प्रकार से चीज़ों का अध्ययन आपने किया। पृथ्वी का परिचय हम लोगों ने सर्वप्रथम पढ़ा, पृथ्वी का आकार हमने देख लिया था, पृथ्वी की उत्पत्ति हमने देखी, पृथ्वी का झुकाव हमने देखा और अब हम बढ़ रहे हैं पृथ्वी के अक्षांश व अक्षांश रेखाओं की तरफ। जी हाँ बच्चा, आज के समय में सर्वप्रथम प्रश्न आपके दिमाग में यह उठना चाहिए कि इन अक्षांश की जरूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों, अक्षांश रेखाएं जो हैं ये किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की लोकेशन के बारे में बताती हैं। और ये जो अक्षांश रेखाएं हैं ये रियल में नहीं है, बल्कि इन्हें ग्लोब पर खींचा गया है। अब दिमाग में आएगा आपके कि ग्लोब क्या होता है। तो ग्लोब पृथ्वी का जो एक बात करें मॉडल है, उसे हम ग्लोब कहते हैं। जैसा कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ग्लोब बना के दिखाया था जब मैंने बताया था पृथ्वी के झुकाव के बारे में। तो यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर के देखें, जिससे आप पृथ्वी के झुकाव को समझ पाएंगे, ग्लोब को समझ पाएंगे। प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं अक्षांश व अक्षांश रेखाओं की तरफ। हमारा टॉपिक क्या है बच्चा? अक्षांश व अक्षांश रेखाएं। सबसे प्रथम बात यह है कि जो अक्षांश रेखाएं हैं ये एक काल्पनिक रेखा है। क्या है बेटा? एक काल्पनिक रेखाएं। वास्तव में ऐसी कोई रेखा नहीं होती है, इन्हें ग्लोब पर खींचा जाता है। ठीक है ना? इन्हें ग्लोब पर खींचा जाता है, ग्लोब पर खींचा जाता है। क्लियर? अब बात करें यदि हम लोग कुछ चीजों के बारे में कि ये जो अक्षांश है इनको ड्रॉ कैसे किया गया हमारे ग्लोब पर। तो बच्चा, मान लीजिए जो हमारी अर्थ है, अगर वह एक ट्रांसपेरेंट गोला होती। क्या होती? ट्रांसपेरेंट गोला। तो इस ट्रांसपेरेंट गोला के मैं केंद्र में जाता और केंद्र में जाकर मैं खड़ा हो जाता। ठीक है? केंद्र में जाकर खड़ा होता और अपने पैर के बिल्कुल सीधे में, यानी कहें कि जहां मैं खड़ा हूं तो अपने इस बॉडी के से लंबवत यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन खींचता, या अपने पैर के बिल्कुल सीधे में एक लाइन खींचता और उसे माना गया विषुवत रेखा। ठीक है ना? कहा कि पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की परिधि को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा गया? विषुवत रेखा कहा गया। हुआ क्या, बात को समझिएगा कि पृथ्वी के केंद्र में मान लो मैं खड़ा हूं। अगर मैं ये हूं, देखो ध्यान दीजिएगा, मैं यहां हूं या मैं हूं, ये मेरा पैर है। तो पैर कुछ इस प्रकार से होगा, ये मेरा पैर है। इस पैर के बिल्कुल सीधे में मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, मैं एक एंगल बनाया, मैं कहूं
एक लाइन ड्रॉ करी, पहले एक लाइन ड्रॉ करी। जब यह लाइन ड्रॉ करी इधर की ओर भी और इधर की ओर भी, दोनों तरफ मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये मेरे पैर को ओवरलैप करती हुई लाइन है। क्या है? ओवरलैप करती हुई लाइन। तो मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ओवरलैप करती हुई जो लाइन होती है वो 0 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का? 0 डिग्री का। ठीक है, तो इसका जो एंगल हुआ वो क्या हुआ? 0 डिग्री। भाई बात को सीधे समझो, एक ये मेरा पैर हुआ, इसके बिल्कुल सीधे इसके ओवरलैप करती हुई एक रेखा मैंने खींच दी, तो क्या हमारे इस पैर से इस रेखा का कोई एंगल बन रहा है क्या? एंगल के लिए हमें थोड़ा सा इसको उठाना पड़ेगा ना। ये एंगल बना, ये एंगल बना, ये एंगल बना, कितने डिग्री का एंगल है इसके विषय में हमको भी जानकारी प्राप्त, मतलब उस छोड़ दो अभी, फिर भी बताएंगे उसके विषय में। ठीक है, अभी क्या कहा मैंने कि मैंने ओवरलैप करती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दी, और ये जो लाइन ड्रॉ करी ओवरलैप कर रही है, इसलिए कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 0 डिग्री का। ठीक है ना, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ये क्या है? 0 डिग्री का एंगल बना रही है। क्लियर ना? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो इस 0 डिग्री का नाम रखा गया विषुवत रेखा। सॉरी विषुवत, अभी केवल विषुवत पढ़ो, रेखा बाद में बताएंगे। ठीक है, विषुवत नाम पढ़ा इसे इसका। और हमारे, क्योंकि मैंने अपने पैर के बिल्कुल सीधे में ले जाकर यह लाइन खींची है, तो क्या है? एक लाइन ड्रॉ करी मैंने, इसलिए इसका नाम भी पड़ गया विषुवत रेखा। कर दो भाई, विषुवत रेखा। इसे क्या कहते हैं? इक्वेटर। इक्वेटर। चलो, विषुवत रेखा हो गई। क्लियर ना? अब हम अक्षांश की डेफिनेशन निकालने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब मैं यहां पे खड़ा था, तो ये हमारा क्या हुआ? ये 0 डिग्री हुआ। अब इस 0 डिग्री से जो ऊपर उठाते हुए हम एंगल जो खींचते हुए जाएंगे, वो जो एंगल होता है वही कहलाता है अक्षांश। कहने का मतलब विषुवत रेखा के सापेक्ष खींचे गए कोण ही अक्षांश कहलाते हैं। जैसे ये पॉइंट है, देखो यहां से, यहां थोड़ा मैंने उठाया, अपने थोड़ा सा उठा करके मैंने एक एंगल बनाया, ये एक एंगल यह बना, फिर ऊपर ये दूसरा एंगल बन गया, ये तीसरा एंगल बन गया, चौथा एंगल, यानी कोण, हम कोण ड्रॉ करते जा रहे हैं, अभी केवल कोण ड्रॉ कर रहे हैं। और एक कोण ड्रॉ किया मैंने 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? तो 90 डिग्री का। ठीक है ना, तो जैसे इधर ड्रॉ कर रहे हैं ना बच्चा, ठीक इसी प्रकार से सेम टू सेम इधर भी ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना, और यहां भी क्या आएगा? ये वाला 90 डिग्री। तो इधर कहें, देखिए हमारे जो ये वाला पॉइंट है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, सुनिएगा पहले, ये 90 डिग्री है, अभी तो छोड़ दो, इधर ये 90 डिग्री है, और ये क्या है? लंबवत है हमारी विषुवत रेखा की। विषुवत रेखा के लंबवत है कौन? ये वाली लाइन। ये कितने डिग्री का एंगल बनाई? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का एंगल बन गया ये। इसे क्या कहा गया? ध्रुव कहा गया। अभी ध्यान दीजिएगा, कौन सा ध्रुव है ये? तो ये है उत्तरी ध्रुव। कौन सा ध्रुव है? उत्तरी ध्रुव। ठीक है, इसी प्रकार नीचे भी लाइन ऐसी ड्रॉ की गई, ऐसी लाइन ड्रॉ की गई। अभी ठीक है ना, ये जो एंगल निकल करके आ रहे हैं, ये वाले 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, ये जो एंगल निकल के आए, ये वाले, ये एंगल बन गए। अब इन एंगलों को मैं सब हटा दे रहा हूँ, केवल पॉइंट लिखता हूँ। ठीक है ना, पॉइंट जो मैंने अभी ड्रॉ किए हैं वो पॉइंट केवल छोड़ देता हूँ, बाकी सब इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, एंगल हमने खींच लिए हैं, एंगल हमने खींच लिए। चलिए, अब ये एंगल जो नीचे भी हैं, ये वाला तो छोड़ दो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये ठीक है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। अब हुआ क्या? इन एंगल को क्या कहा गया? इन्हीं को कहा गया है अक्षांश। इन्हीं को क्या कहा गया बेटा? अक्षांश कहा गया, या लैटिट्यूड कहा गया, लैटिट्यूड। ठीक है ना, अभी अक्षांश की बात करते हैं, अक्षांश कहा गया। अब इन अक्षांशों को, क्योंकि अक्षांश पूरी पृथ्वी में होगा ना भाई,
पूरी पृथ्वी में हमने बनाया है। तो इन अक्षांशों को मिलाने वाली जो रेखा होगी, मिलाने वाला जो वृत्त होगा, वृत्त कैसे और रेखा कैसे, इसके विषय में बताएंगे अभी आपको, ठीक है ना। तो इन अक्षांशों को मिलाने वाला जो वृत्त होगा वो कहलाएगा अक्षांश वृत्त। क्या कहलाएगा? अक्षांश वृत्त। अक्षांश वृत्त। क्यों अक्षांश वृत्त कहा गया? क्योंकि जो हमारा ग्लोब है वो एक स्फेयर है, एक गोला है ना, जियोइड शेप, एक क्या है, एक सर्कल के आकार नुमा है। तो यहाँ जितनी भी लाइन ड्रॉ की जाएगी वो क्या होगी? एक सर्कल ही होगी, क्योंकि एक पॉइंट से उठाएंगे उसी पॉइंट पे घुमा के लाके मिला देंगे। या पृथ्वी की ही बात करते हैं तो पृथ्वी तो गोल है ना, तो पृथ्वी गोल है, तो यहाँ से लेकर के ये जो लाइन यहाँ से ड्रॉ होगी ये गोला बनेगी। क्या बनेगी? ये गोला बनेगी, एक स्फीयर बनेगा, एक वृत्त बनेगा, मैं कहूँ एक सर्कल बनेगा। तो ये सर्कल, ये वृत्त बन रहा है इन दोनों अक्षांश को मिलाने से, इन दोनों अक्षांश को मिलाने से। इसलिए ये जो रेखाएं यहां से यहां तक ड्रॉ की गई हैं, इन रेखाओं को अक्षांश वृत्त कहते हैं, क्योंकि ये दोनों तरफ से मिला रही हैं। और क्योंकि ये वृत्त कई बार मैप में ड्रॉ किए जाते हैं, इसलिए इन्हें अक्षांश रेखाएं भी कहा जाता है। क्लियर हुई बात कि नहीं? क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? क्या कहा मैंने कहा कि भाई पृथ्वी गोल है, पृथ्वी जो है वो गोल है, और इसके हमने कहा केंद्र में खड़े होकर के मैंने विषुवत रेखा के सापेक्ष कुछ एंगल ड्रॉ किए, ठीक है, एंगल ड्रॉ किए। वो जो एंगल मैंने ड्रॉ किए वो एंगल क्या कहलाए? अक्षांश कहलाए। वो कोण क्या कहलाए? अक्षांश कहलाए। अब इन कोणों को, क्योंकि मैंने राइट साइड जो कोण बनाए वही कोण लेफ्ट साइड भी बनाए हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। जो कोण ऊपर बनाए हैं वही कोण नीचे भी बनाए हैं। तो ऊपर वाले जितने कोण हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड वाले, इन दोनों को मिला करके हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। सर्कल ही ड्रॉ होगा जब अर्थ या ग्लोब पर हम कोई किन्हीं दो कोणों को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक सर्कल के नुमा आकृति बनेगी। तो वो सर्कल जो है वो क्या कहलाया? वो कहलाया आपका अक्षांश वृत्त कहलाया, ठीक है, बात समझ आई? अक्षांश वृत्त कहलाया। और कई क्या करते हैं, ग्लोब को हम ऐसे खोल देते हैं, जब ग्लोब को जब हम ऐसे खोल देते हैं तो वो मैप बन जाता है। और जब यही सर्कल मैप में जब ड्रॉ किए जाते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? लाइन कहलाती है। मैप ऐसे होता है ना बेटा, 2 डायमेंशनल होता है। तो मैप में यहाँ से यहाँ तक हम एक लाइन खींची, ठीक है, ये और ये लाइन खींची, ये तो इक्वेटर हो गया, यानी कि विषुवत रेखा। फिर और सारी रेखाएं जो हैं वो खींची गई। बात समझ आई कि नहीं समझ में आई? ठीक है ना, बहुत सारी रेखाएं, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं अक्षांश रेखा की बात करें तो, यानी कि अनंत कोण बनाए जा सकते हैं। यही कहने का मतलब हुआ ना। ऐसा नहीं, सुनिएगा ध्यान से, गौर से सुनिएगा, क्यों अनंत बनाए जा सकते हैं। मैंने कहा भाई किसी भी स्फीयर में 360 डिग्री का ही एंगल बनाया जा सकता है, ये आप जानते होंगे। तो आप समझेंगे टीचर पता नहीं क्या बताया जा रहा है यार, है ना। तो सुनो पहले बातों को। मैंने ये कहा कि हम 0.00001 डिग्री का एंगल बना सकते हैं, 0.00001, 0.001, 0.001, फिर 0.1, फिर 1 डिग्री, ऐसे करते हुए मतलब विभिन्न बहुत सारे एंगल बनाए जा सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने ग्लोब या अपनी अर्थ में 1 डिग्री का अंतर लेकर के अक्षांश खींचें, 1 डिग्री का अंतर लेकर के अक्षांश खींचें, अक्षांश को ड्रॉ करें, तो उन अक्षांशों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 111 किलोमीटर का होगा। कितने का होगा बच्चा? 111 किलोमीटर का होगा, ठीक है ना। क्लियर? अब इसको हम लिखेंगे, पहले यार समझ लीजिए चीज़ों को बस, फिर हम लिखेंगे अभी तुरंत, ठीक है ना। सारी चीज़ें मैं ड्रॉ करवाने के बाद लिखवाऊंगा भी। ये समझ में आया क्या कि हम अक्षांश को ड्रॉ कैसे करते हैं? ये क्लियर हुआ ना कि भाई केंद्र में मैं खड़ा हो गया, केंद्र में अपने पैर के बिल्कुल सीधे में एक लाइन ड्रॉ करी, उसे कह दिया मैंने क्या? विषुवत रेखा, या विषुवत रेखा कह दिया।
अब इस विषुवत रेखा के सहारे, इस भूमध्य रेखा के सहारे, ठीक है ना, क्योंकि सेंटर पे मैं खड़ा हुआ हूं इसलिए इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमि के मध्य में स्थित जो रेखा होती है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमि के मध्य में स्थित सर्कल को भूमध्य वृत्त कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। अब इस भूमध्य रेखा के सापेक्ष हमने विभिन्न प्रकार के एंगल ड्रॉ किए। उन एंगल को अक्षांश कहा गया। क्या कहा गया? अक्षांश कहा गया। अब इन एंगल को मिलाती हुई हमने एक लाइन, मतलब लाइन या फिर वृत्त ड्रॉ किया, उसे कहा गया अक्षांश वृत्त। और क्योंकि इस वृत्त को कई मैप में भी ड्रॉ किया जाता है इसलिए इसे क्या कहा गया? अक्षांश रेखा कहा गया। बोलो कोई दिक्कत हो? यहां तक क्लियर है ना? क्लियर हो गया है? इसे आप समझ लिए हैं। अब इन चीजों को हम लोग थोड़ा सा नोट करेंगे, बातों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अक्षांश क्या होता है, सबसे पहले यहां से स्टार्ट कीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए फटाफट मेरे साथ में। अक्षांश क्या होता है? सबसे पहले लिखेंगे क्या? अक्षांश के बारे में। जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा, जैसे जैसे ड्रॉ करता जाऊंगा बच्चा, वैसे वैसे आप भी लिखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट मैंने पीछे भी अभी आपको बताया था, क्या? अक्षांश व अक्षांश रेखाएं, अक्षांश व अक्षांश रेखाएं काल्पनिक होती हैं, काल्पनिक होती हैं, होती हैं, पहली बात, ठीक है ना। अक्षांश व अक्षांश रेखाएं काल्पनिक होती हैं। पृथ्वी पर वर्तमान में ऐसी कोई रेखा नहीं है, ठीक है, काल्पनिक होती हैं। इन्हें मानचित्र या ग्लोब पर, यहीं पर लिख दीजिए आप, इन्हें मानचित्र या ग्लोब पर दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है, ठीक है। फिर इन्हें मानचित्र या ग्लोब पर दर्शाया जाता है। यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर ना? फिर मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि मैं पृथ्वी के केंद्र में खड़ा होकर के, ठीक है, अपने पैर के सापेक्ष एक लाइन ड्रॉ करी, उसे क्या कहा? विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा। इस विषुवत रेखा के सापेक्ष जो कोण बने हैं उन्हें अक्षांश कहा गया है। इसको लिख लीजिए आप लोग कि पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण, उत्तर और दक्षिण में, उत्तर और दक्षिण में खींचे गए कोण, ठीक है ना, खींचे गए कोण अक्षांश कहलाते हैं। खींचे गए कोण अक्षांश कहलाते हैं, अक्षांश कहलाते हैं, ठीक है ना। क्लियर हुई बात? क्या क्या बताया? अक्षांश क्या होता है? अक्षांश व अक्षांश रेखाएं काल्पनिक होती हैं। इन्हें मानचित्र व ग्लोब पर दर्शाया जाता है। पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा, पृथ्वी के केंद्र विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण में खींचे गए कोण क्या कहलाते हैं? अक्षांश कहलाते हैं, ठीक है ना। क्लियर ना? अब इनको खींचे गए कोण अक्षांश कहलाते हैं, क्लियर। अब इनको, इन अक्षांशों को मिलाने के लिए, इन अक्षांशों को मिलाने के लिए खींचा गया जो वृत्त है वो अक्षांश वृत्त कहलाता है, ठीक है ना। इन कोणों को मिलाने के लिए खींचा गया वृत्त अक्षांश वृत्त कहलाता है, अक्षांश वृत्त कहलाता है, अक्षांश वृत्त कहलाता है, क्लियर। फिर आप इसी में लिख लीजिए, लिखना चाहें
तो कि भाई अक्षांश वृत्त जो कई बार जो मानचित्र में दर्शाए जाते हैं, जो मानचित्र पर रेखाओं के रूप में प्रदर्शित होता है, जो मानचित्र में, ऐसे लिख लो आप, मानचित्र में रेखाओं के रूप में प्रदर्शित होता है, प्रदर्शित होता है। क्लियर ना बच्चा? ये कैसे? देखो ये अर्थ है विषुवत रेखा है, इसके सापेक्ष हमने विभिन्न प्रकार के एंगल यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, इन एंगल को यहाँ से भी ड्रॉ किया हमने, इन एंगल को मिलाने वाला जो सर्कल है, इन एंगल को मिलाने वाला जो वृत्त है वो क्या कहलाता है? तो अक्षांश वृत्त कहलाता है। ठीक है, अब इसी को खोल दो, तो खोलने के बाद पृथ्वी कुछ इस प्रकार दिखती है हमारे मानचित्र में। इस मानचित्र को मिलाकर खींचा गया जो रेखा, इन मानचित्र में भी कुछ रेखाएं खींची जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं बेटा अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है ना? ये क्या होती हैं? एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। और सुन लीजिए ध्यान से अक्षांश रेखाओं के बारे में, यहीं पे मैं थोड़ा बना देता हूं, अगर दिख रहा हो तो। एक मिनट, जस्ट अ मिनट बच्चा। हाँ दिख रहा है, ठीक है ठीक है, ये दिख रहा था। देखिए ध्यान दीजिएगा, अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? तो ये होती हैं बेटा वर्टिकल होती हैं। कैसी होती हैं? वर्टिकल होती है, ये भी ध्यान दीजिए। ठीक है ना? क्या होती हैं? वर्टिकल होती हैं, लेटी हुई होती है, सॉरी हॉरिजॉन्टल कहते हैं इसको। ठीक है ना? क्षैतिज होती है, यानी कैसी होती हैं? इसको छोड़ ही दो इंग्लिश हिंदी, क्षैतिज होती हैं, क्षैतिज होती हैं। ठीक है ना? कैसी होती हैं? तो क्षैतिज होती हैं, यानी हॉरिजॉन्टल होती हैं। ठीक है ना? एक होता है और जो आपकी देशांतर होती हैं वो इस प्रकार होती हैं, इसे क्या कहते हैं आपका? हॉरिजॉन्टल, या फिर कह सकते हैं इसको आप ऊर्ध्वाधर होती है, ऊर्ध्वाधर होती है। ठीक है ना? क्लियर? अब ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, जो अक्षांश रेखाएं हैं या अक्षांश वृत्त हैं, इस ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इससे विभिन्न प्रकार के परिवर्तन, जैसे आपका जो क्लाइमेटिक चेंज है वो हमको पता चलता है। ठीक है, क्लाइमेट का जो प्रभाव है, कहाँ पे कैसा क्लाइमेट होगी, वो किसी उस पर्टिकुलर प्लेस के लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर पर निर्भर करता है। बेसिकली अक्षांश पर निर्भर करता है। ठीक है ना? जैसे आपका क्या है, उष्ण कटिबंध, आपने नाम सुना होगा, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। तो ये जो कटिबंध हैं, ठीक है, ये कैसे डिसाइड किए गए? इन्हीं अक्षांश के सहारे। ये जो क्षेत्र है कैसे डिसाइड किए गए? इन्हीं अक्षांश के सहारे डिसाइड किए गए कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र का क्लाइमेट कैसा होगा। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं ना? हमने क्या कहा कि ये मानचित्र पर रेखाओं के रूप में प्रदर्शित होते हैं। क्लियर? आई होप हो गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट या फिर नोट कर लिए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बच्चा समझते हैं अब अक्षांश रेखाओं की विशेषताओं के बारे में। किसके बारे में? तो अक्षांश रेखाओं की विशेषताओं के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। मैंने जो बता दिया है वो आपके दिमाग में होगा। ठीक है, जो समझाया था, अब उन चीजों को हम लोग नोट कर रहे हैं। अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं, अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं, यानी कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, लॉन्गिट्यूड। ठीक है ना? बात समझ रहे? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या? तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा वो ये है कि अक्षांश रेखाओं के साथ उत्तर और दक्षिण लिखा जाता है। ध्यान दीजिए, ये हमने माना था भूमध्य, ये हमने कहा था ये क्या है? विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा। और इस विषुवत रेखा को मैंने बताया था 0 डिग्री। इस 0 डिग्री के ऊपर की ओर जितने भी एंगल बनाए गए थे, जितनी भी अक्षांश खींची गई थी, अक्षांश वृत्त और अक्षांश रेखाएं, वो सारे अक्षांश रेखाएं क्या कहलाएंगी? उत्तरी अक्षांश। क्या कहलाएगा ये सब? उत्तरी अक्षांश। और इसके दक्षिण में
जो भी हमने लाइन ड्रॉ की है, जो हमने सर्कल ड्रॉ किया है, वो कहलाएगा दक्षिणी अक्षांश। दक्षिणी अक्षांश, ध्यान दीजिए। तो पहली विशेषता ये है कि अक्षांश रेखाओं के साथ उत्तर और दक्षिण जरूर लिखा रहता है, ठीक है ना। इन क्या कह सकते हैं, लिख लीजिएगा, इनके साथ, इनके साथ उत्तर व दक्षिण, उत्तर व दक्षिण अवश्य लिखा जाता है, लिख लो आप, अवश्य लिखा जाता है, अवश्य लिखा जाता है, ठीक है ना। क्लियर हुआ बात। तो नॉर्थ में तो है तो नॉर्थ, और साउथ में है तो साउथ। क्लियर, कोई दिक्कत तो बताइए, बात समझ में आ रही है कि नहीं। दूसरा यदि हम बात करें, आइए चलते हैं दूसरी विशेषता की तरफ। पहली विशेषता तो ये हो गई। दूसरी विशेषता कहती है कि भाई हमने सबकी तो बात कर ली, इसके ऊपर जो लाइन होगी उसे नॉर्थ कहेंगे, इसके नीचे जो होगी उसे साउथ के साथ प्रदर्शित करेंगे, लेकिन इस विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त का क्या। तो इस विषुवत वृत्त के साथ ऐसी प्रतिबद्धता नहीं है, ये 0 डिग्री ही होगा, 0 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री साउथ के रूप में इसे हम प्रदर्शित नहीं करेंगे, ठीक है बच्चा। तो आप तीसरा जो है वो, दूसरा जो आपकी विशेषता इसकी है वो लिखेंगे कि विषुवत रेखा के साथ, विषुवत रेखा के साथ, ऐसी प्रतिबद्धता, ऐसी प्रतिबद्धता नहीं होती, नहीं है, नहीं है, ठीक है, ऐसी प्रतिबद्धता नहीं है। क्यों नहीं है मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, बात क्लियर हुई। तीसरी विशेषता लिखिए कि मैंने भी आपको समझाया था कि अक्षांश रेखाएं अनंत हो सकती हैं, 0.0001 डिग्री, 0.0001 डिग्री, 0.001 डिग्री, 0.01 डिग्री, 0.1 डिग्री, 1 डिग्री, फिर 1.0001 डिग्री, ऐसे मतलब बहुत सारा हो सकती है, अनंत रेखाएं हम ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में किया क्या गया है, 1 डिग्री के अंतराल पर रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए कि अक्षांश और अक्षांश रेखाएं, अक्षांश व अक्षांश रेखाएं, अक्षांश व अक्षांश रेखाएं अनंत खींची जा सकती हैं, अनंत खींची जा सकती हैं। अक्षांश व अक्षांश रेखाएं अनंत खींची जा सकती हैं, किंतु आगे लिख लीजिए कि यदि किंतु यदि 1 डिग्री के अंतराल पर, 1 डिग्री के अंतराल पर, 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा गया, खींचा जाए या खींचा गया, किंतु 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा गया ही है, ठीक है, खींचा गया, तब अक्षांश रेखाओं की संख्या, तब अक्षांश रेखाओं की संख्या, रेखाओं की संख्या, अब यहां मैं होल्ड करूंगा, ठीक है। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी वो मैं बताऊंगा, आप यहां से थोड़ा ध्यान दीजिए। ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है बच्चा। पृथ्वी के केंद्र में हम खड़े थे, हमने एक विषुवत वृत्त खींच लिया, ठीक है। ये आपकी लंबवत जो रेखाएं आई, ये आपकी 90 डिग्री इधर बना रही, 90 डिग्री इधर बना रही है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी, सॉरी 90 डिग्री एंगल पर बनाया नॉर्थ में, ये क्या हो गया आपका उत्तरी ध्रुव। ये भी 90 डिग्री पर बना था, क्या था ये, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। अभी हम डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे, अभी केवल समझ लीजिए। तो देखिए मैंने क्या कहा कि 1 डिग्री के अंतराल पर, 1 डिग्री के अंतराल पर यहां से भी उठेगा, 1 डिग्री के अंतराल पर जाएगा कहां तक, 90 डिग्री तक। तो टोटल कितने एंगल बनेंगे, 90 बनेंगे ना, 90, ध्यान दीजिएगा।
टोटल 90। उसी प्रकार क्या होगा इधर से भी, कहाँ तक जाएगा 90 तक, मतलब चारों तरफ से 90 90 ही जाएगा। लेकिन हम क्या लेंगे, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश से लेंगे, क्योंकि इन दोनों को मिला करके क्या है एक ही अक्षांश बन रहा है, एक ही अक्षांश बन रहा है, वो अक्षांश वृत्त या अक्षांश रेखा है। ठीक है ना, यहाँ भी इधर और इधर ड्रॉ कर रहे हैं तो इन दोनों को मिला करके एक अक्षांश वृत्त बन रहा है, अक्षांश रेखा बन रही है। तो 90 डिग्री इधर बना और 90 डिग्री नीचे भी बन गया। चलिए ठीक है, 90 डिग्री ऊपर बन गया और 90 डिग्री नीचे बन गया। ध्यान दीजिएगा, एंगल की बात अभी हम कर रहे हैं, केवल कोणों की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा गड़बड़ दिख कम रहा होगा आपको, मैं थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूँ। ये आपका मान लीजिए सेंटर है, यहाँ से हमने 90 डिग्री इधर बना दिया और 90 डिग्री इधर बनाया, तो 90 कोण ऊपर बन गए, पूरा हटाई दो ये 90 कोण ऊपर बन गए, 90 कोण नीचे बन गए ना। और एक 0 डिग्री का भी तो बना था, एक 0 डिग्री का भी तो बना था, तो एक और ऐड करेंगे तो टोटल कितना आएगा 181। लेकिन क्या अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 होगी क्या? सोचिए थोड़ा सा, हमने जो रेखाएं खींची 90 इधर खींची और 90 इधर ड्रॉ करी है, लेकिन जो ऊपर वाला ये 90 डिग्री है, ये क्या है, एक पॉइंट है। ये क्या है, पॉइंट है। ध्यान से सुनिएगा, विषुवत वृत्त से या भूमध्य रेखा से जब हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई होती है वो घटती जाती है। क्या होती है बच्चा, घटती जाती है। ठीक है ना, और सबसे अधिक लंबाई वाला जो रेखा है वो है आपकी भूमध्य रेखा, जिसकी कुल लंबाई यदि हम बात करें तो वो 40,075 किलोमीटर की होती है। ठीक है, वो हम बाद में भी बताएंगे, आपको लिखवा भी दूंगा मैं। तो टोटल क्या बात बताई कि ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वो घटती जाएगी, चाहे हम उत्तर की तरफ जाएं चाहे दक्षिण की तरफ जाएं। और ध्रुव पर पहुंचने पर इसकी लंबाई शून्य हो जाएगी, वो पॉइंट में बदल जाता है, बिंदु में बदल जाता है। तो 90 डिग्री एक रेखा न होकर के एक बिंदु है, ध्रुव है। ठीक है ना, तो इस बिंदु को रेखा नहीं कहेंगे, तो एक ये और एक ये माइनस हो जाएगा, यानी कि टोटल कितना माइनस होगा, 2 माइनस होगा, और टोटल संख्या कितनी निकल के आएगी 179। तो यदि 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी बच्चा, 179 होगी। ठीक है ना, होगी क्या, मैं होती है लिख कर दीजिए, क्योंकि होती ही है इतनी। क्लियर ना, यहां तक कोई दिक्कत हो गया, ये नोट भी हो गया होगा आई होप। अब हम चलते हैं अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, अगला वाला अगली जो विशेषता है उस पर चल लेते हैं बेटा। देखिए, तो अक्षांश की 3 विशेषताओं के बारे में हम लोगों ने चर्चा करी है। चौथी जो विशेषता है वो क्या कहता है कि 1 डिग्री के अंतराल पर आपने अगर खींच दिया है तो इसके बीच में तो कुछ डिस्टेंस भी तो होगा, क्योंकि हम अर्थ को सापेक्ष मानकर, यानी अर्थ के सापेक्ष हम खींच रहे हैं ना। अर्थ में विषुवत वृत्त खींचा गया है, मतलब अर्थ में नहीं है लेकिन है, तो हम उसको एक मॉडल मान के चल रहे हैं ना। तो इन अक्षांशों के बीच का अंतराल कितना होगा, कितने किलोमीटर का होगा। तो अगली विशेषता जो है अक्षांश रेखा की, वो यह है कि यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाता है, 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो तो किन्हीं दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच
के बीच अंतराल न लिख के लिख लो, अच्छा, लगभग लगभग 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर की दूरी होती है, दूरी होती है। ठीक है। चौथी विशेषता ये है कि यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए, तब किन्हीं दो क्रमागत अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होगी। लेकिन क्या वर्तमान में ऐसा है? यदि ऐसा होता, सोचिए जरा सा, यदि ऐसा होता तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 66.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, 66.5 डिग्री जो आपकी नॉर्थ है वो आपकी है आर्कटिक वृत्त, 23.5 डिग्री साउथ क्या है आपका, वह मकर रेखा, ये मकर वृत्त भी कह सकते हो, और 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री साउथ ये आपका अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक सर्कल। तो साढ़े में मतलब कि हाफ एंगल भी हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ना। बस ये कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं, ये हम आगे डिटेल में चर्चा इसके बारे में करेंगे। तो अगर हम 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं तो 111 किलोमीटर की दूरी आती है दो क्रमागत अक्षांश के मध्य, यानी कि यह विषुवत रेखा है। और अगर 1 डिग्री के अंतराल पर एक हम अक्षांश खींचें तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 111 किलोमीटर। क्लियर हुई बात कि नहीं? क्लियर हुई ना? बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसे नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। हो गया होगा आई होप। अगली विशेषता जो है उसके विषय में हम लोग समझ लेते हैं। मैंने क्या बताया कि दो क्रमागत अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होगी। और अगली विशेषता आप लिख लीजिए कि किन्हीं दो अक्षांशों के बीच की दूरी को, किन्हीं दो अक्षांशों के बीच की दूरी को हम कटिबंध या मेखला कहते हैं, या इसे क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है ना? आप कहते हैं उष्ण कटिबंध, तो उष्ण कटिबंध क्या है? उष्ण कटिबंध कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाता है क्या? उष्ण कटिबंध। यानी कि विषुवत रेखा से उत्तर में 23.5 डिग्री और विषुवत रेखा से दक्षिण में 23.5 डिग्री, इनके बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाएगा उष्ण कटिबंध। ठीक है ना? क्या है वो? कटिबंध है। यानी कि किन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, कटिबंध या मेखला या क्षेत्र कहलाती है। क्षेत्र कहलाती है। इसे कहते हैं बेटा, क्या क्या कहते हैं? तो बेल्ट भी कह सकते हो, ठीक है, इसे आप जोन भी कह सकते हो, कहते हैं, कह लो, कहते हैं या कहलाती है। ठीक है ना? ये हुई 5 विशेषताएं। 5 विशेषताएं मैंने आपको बताई। पहली विशेषता क्या थी कि अक्षांश जो होता है, अक्षांश रेखा क्या होती है? पहली विशेषता इसकी मैंने आपको बताई थी बच्चा कि कोई भी अक्षांश रेखा हो, वो किसी भी अक्षांश रेखा के साथ इनका उत्तर और दक्षिण लिखा होता है, क्योंकि यह विषुवत वृत्त के सहारे खींची गई रेखा होती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो था वो यह था कि विषुवत रेखा के साथ ऐसी प्रतिबद्धता नहीं है। फिर तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि अक्षांश और अक्षांश रेखाएं जो है वो अनंत होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाएं ड्रॉ करें तो हमें कुल 179 अक्षांश रेखाएं मिलेंगी, क्योंकि जो 90 डिग्री नॉर्थ है और 90 डिग्री साउथ है, ये दोनों एक पॉइंट के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। पर पॉइंट होते हैं, वहां पर कोई रेखा नहीं होती है, बिंदु होता है, वो ध्रुव है, इसलिए ये दो हट जाते हैं। लेकिन 90 डिग्री ऊपर 90 डिग्री नीचे तो 180, और विषुवत रेखा 0 एक और हो गया तो 181, और 2 माइनस कर दिया तो 179 रेखाएं हमारे पास होती हैं यदि हम 1 डिग्री के अंतराल पर खींचें तो। और यदि 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं
तो इनके बीच की यानी दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होगी वो 111 किलोमीटर होगी, और किन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को कटिबंध, मेखला या क्षेत्र कहते हैं। इसे बेल्ट या जोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत? इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चा। हो गया होगा आई होप, क्लियर ना? सारी चीजें हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे चीजों को समझते हुए, और कुछ इंपॉर्टेंट अक्षांश जो आपके हैं, जैसे आपकी कर्क रेखा है, मकर रेखा है, आर्कटिक वृत्त है, अंटार्कटिक वृत्त है, नॉर्थ पोल होल है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, सॉरी, उनके विषय में हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है बच्चा, ध्यान से चीजों को समझते हुए चलिए। और एक चीज, इन विशेषताओं में एक पॉइंट और आप ध्यान दे दीजिए, थोड़ा सा 7 नंबर पॉइंट, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वो ये है कि किसी भी अक्षांश का प्रतिध्रुवस्थ क्या होता है। प्रतिध्रुवस्थ, ठीक है ना, किसी भी अक्षांश का प्रतिध्रुवस्थ क्या होता है। तो ये मान लीजिए, ये आपकी अर्थ है, ये आपका 0 डिग्री है, 0 डिग्री ऊपर 1 डिग्री मान लो, नॉर्थ 1 डिग्री साउथ, 1 डिग्री नॉर्थ और 1 डिग्री साउथ हमने कह दिया, तो 1 डिग्री नॉर्थ का प्रतिध्रुवस्थ हुआ 1 डिग्री साउथ, और 1 डिग्री साउथ का प्रतिध्रुवस्थ हुआ 1 डिग्री नॉर्थ। यानी कि प्रतिध्रुवस्थ निकालने के लिए हम दिशा उत्क्रमित कर देते हैं। दिशा का अगर हम उत्क्रमण कर दें तो हमें प्रतिध्रुवस्थ ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने ध्यान दिया होगा, आप पढ़े होंगे, या अभी मैं बताने ही वाला हूं कि 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा होती है, और 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा होती है। ठीक है ना, तो 23.5 डिग्री साउथ और 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के प्रतिध्रुवस्थ हैं। क्या है? प्रतिध्रुवस्थ है। ठीक है ना बेटा, क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये प्रतिध्रुवस्थ होता है, उत्क्रमित कर देते हैं हम तो चीजें निकल के आ जाती हैं। तो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि किसी अक्षांश या अक्षांश रेखा, मैं लिख दूं क्या? नहीं, आप लिख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी अक्षांश या अक्षांश रेखा के का प्रतिध्रुवस्थ निकालने के लिए दिशा उत्क्रमित कर दी जाती है तो निकल आता है। क्लियर? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम और समझते हैं कि हमारे कुछ इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाएं हैं, उन अक्षांश रेखाओं के बारे में। यानी कि बहुत सारी अक्षांश रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण अक्षांश जो रेखाएं हैं, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं ये कौन कौन सी होती हैं, इसके विषय में हम लोग समझते हैं। ये बच्चे आपकी अर्थ है। ठीक है, हम इसके केंद्र में जाकर के हमने क्या किया, 0 डिग्री ड्रॉ कर दिया। जो प्रमुख हैं वो है आपकी, एक तो है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, एक है आपकी 23.5 डिग्री साउथ, साउथ, फिर 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ, और 90 डिग्री नॉर्थ और यहाँ पे 90 डिग्री साउथ। ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाएं, अक्षांश हैं, और इनको मिलाती हुई जो वृत्त है वो अक्षांश वृत्त है, अक्षांश रेखाएं। तो 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है उसे कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं बेटा? कर्क रेखा। ठीक है, 66.5 डिग्री नॉर्थ को कहते हैं आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त, और इसे कहते हैं 90 डिग्री नॉर्थ जो है इसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव, उत्तरी उत्तरी ध्रुव। उसी प्रकार यहाँ 23.5 डिग्री साउथ जो है इसे कहते हैं बेटा मकर रेखा। इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, फिर ये आपका है अंटार्कटिक सर्कल,
अंटार्कटिक वृत्त। कर्क रेखा को कहते हैं बेटा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है ना। इसे कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। ये है आपका दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल। ये है आपका नॉर्थ पोल। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट आपके अक्षांश रेखाएं हैं जिसके विषय में मैंने यहाँ पे आपको मैंने ड्रॉ कर दिया है, इसे आप नोट करें। फिर इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ बच्चा, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्लियर। 0 डिग्री को आप लिख लीजिए इक्वेटर, इक्वेटर या इसे कहते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा या इसे कहा जाता है बेटा भूमध्य रेखा भी, भूमध्य रेखा, ठीक है ना, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसे आप नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लियर ना। तो एक बार मैं आपको बता देता हूं, विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। 90 डिग्री अक्षांश को नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। वहीं विषुवत रेखा से जब दक्षिण की ओर यानी नीचे की ओर जब बढ़ते हैं, तो जब नीचे की ओर बढ़ते हैं तो 23.5 डिग्री साउथ का जो अक्षांश आता है उसे हम कहते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर 66.5 डिग्री का जो आपका अक्षांश आता है उसे कहते हैं हम अंटार्कटिक सर्कल और 90 डिग्री को साउथ पोल कहा जाता है। ठीक है बच्चा, तो इसे आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं एक एक रेखाओं को उठाते हैं और यह समझते हैं कि हमारी जो अर्थ है, हमारा जो पूरा वर्ड है, उस वर्ड के कितने देशों से होकर के वह रेखाएं निकलती हैं। ठीक है, इससे हमें क्या क्या चीजें फाइंड आउट होती हैं कि भाई किसी भी देश की लोकेशन क्या है। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले बेटा विषुवत वृत्त, विषुवत रेखा की। किसकी? विषुवत रेखा की, विषुवत रेखा यानी इक्वेटर की। ठीक है ना, ये आपका इक्वेटर है। इस इक्वेटर की हम लोग बात करते हैं। तो आप जो इक्वेटर है बिल्कुल कहाँ पे आता है बेटा? बिल्कुल मध्य में होता है। ठीक है, तो हम वेस्ट से चलेंगे, ईस्ट की तरफ आएंगे कि कौन कौन सा देश हमारे इक्वेटर पर है स्थित। ठीक है, क्योंकि इक्वेटर के नॉर्थ में भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, इक्वेटर के साउथ में भी कुछ कंट्रीज हैं, काफ़ी है कंट्रीज। ठीक है, क्योंकि साउथ में आपका क्या है? साउथ में साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है ना। तो और आपका जो आपका अंटार्कटिक वाला क्षेत्र है वो। तो समझते हैं कि बच्चा ये आपका जो आ गया, अगर आपने वर्ल्ड मैप देखा है तो ये आपका क्या है? साउथ अमेरिका है। मैंने शॉर्ट में केवल बना दिया है बच्चा। ठीक है, शॉर्ट में बना दिया है। और ये जो आपकी रेखा है वो कुछ इस प्रकार से होकर के गुजरती है। ये क्या है? आपकी 0 डिग्री है। ठीक है, मैंने पूरा मैप ड्रॉ नहीं किया है, केवल उतना ड्रॉ किया जितना की आवश्यकता है। आप जब मैप उठाएंगे तो ये इस प्रकार से ऊपर जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो इसको परेशान नहीं होना है, इतना ज़्यादा लेके नहीं जाना है हमको। हमको जितनी आवश्यकता है उतने मैं आपको बता देता हूँ कि विषुवत रेखा, ये आपकी विषुवत रेखा है। ठीक है, पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरती है। ये दो भाग, पृथ्वी को दो भाग में बांटती है, दो बराबर भाग में बांटती है। ठीक है, पृथ्वी के
इसके उत्तर में जितने भी क्षेत्र स्थित हैं उसे कहते हैं कि वह उत्तरी गोलार्ध में है, और इसके दक्षिण में जो जितने क्षेत्र स्थित हैं उसे कहते हैं वह कि वह दक्षिणी गोलार्ध में है। बात समझ आई कि नहीं आई? यानी कि इसके उत्तर में जो है वो क्या कहलाएंगे, नॉर्थ हेमिस्फेयर में है, नॉर्थ हेमिस्फेयर। इसके दक्षिण की जो चीजें हैं वो क्या कहलाएंगी, साउथ हेमिस्फेयर, कि साउथ हेमिस्फेयर में चीजें हैं। यानी उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और इसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब समझिए कि विषुवत रेखा पर हमारे कितने देश हैं जो व्यवस्थित हैं, मतलब स्थित हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा साउथ अमेरिका की। ये क्या है, साउथ अमेरिका है। फिर ये क्या है बच्चा, ये है आपका अफ्रीका। यहाँ पर एक आपका ऑस्ट्रेलिया है, यहीं पर कुछ, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे नीचे आपका अंटार्कटिका है। ऊपर फिर ये आपका ये वाला क्षेत्र एशिया है। यहाँ पर यूरोप है। यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है। यहाँ पे आपका ऐसे करके ग्रीनलैंड आता है। ठीक है ना। तो पहले इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो विषुवत रेखा का जो साउथ अमेरिका में सबसे पहला जो देश है उसका नाम बेटा इक्वाडोर। क्या नाम है, इक्वाडोर। नाम लिख के मैं ही लिख देता हूँ, इक्वाडोर। इक्वाडोर के बाद आपका आता है बेटा क्या, तो इक्वाडोर के बाद आपका कोलंबिया है। क्या है, कोलंबिया है, कोलंबिया है। कोलंबिया के बाद आपका क्या है, तो ब्राजील है। कोलंबिया है, ब्राजील है। तो तीन कंट्री आपकी नॉर्थ साउथ अमेरिका की आती हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। ठीक है, उसके बाद जैसे ही यह प्रवेश करता है तो यहाँ पे आपका आता है साउथ, ये आपका क्या है, अफ्रीका वाला क्षेत्र है। तो अफ्रीका में आपका पहला जो स्थान है वो आता है आपका साओ टोमे प्रिंसिप, साओ टोमे एंड प्रिंसिप, साओ टोमे प्रिंसिप। और साओ टोमे प्रिंसिप के बाद क्या है, तो साओ टोमे प्रिंसिप के बाद आपका आ जाता है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। फिर इस रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बाद क्या आएगा, इसके बाद होगा भैया आपका गैबन। क्या है, गैबन। गैबन के बाद क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। फिर इसके बाद क्या आएगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बाद आता है आपका युगांडा। क्या आता है बेटा, युगांडा। ठीक है, युगांडा, युगांडा। युगांडा के बाद क्या आएगा, युगांडा के बाद आपका है केन्या। केन्या के बाद क्या है, तो केन्या के बाद है आपका सोमालिया। सोमालिया के बाद यहाँ पे है आपका मालदीव, मालदीव्स। मालदीव्स के बाद यहाँ पे आ जाता है आपका इंडोनेशिया। कुछ इस प्रकार के क्षेत्र में क्या है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाद यहाँ पे आ जाता है आपका किरीबाती, किरीबाती। ध्यान दीजिए पहले, तो कितने टोटल हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। टोटल कितनी कंट्रीज हुई बेटा, 13 कंट्रीज आपकी हैं जो इक्वेडोर पर, सॉरी इक्वेटर पर उपस्थित है, यानी स्थित है। विषुवत रेखा पर कुल 13 देश स्थित हैं, जिसमें पश्चिम से चले तो अब इक्वेडोर है, कोलंबिया है, ब्राजील है, फिर आपका साओ टोमे प्रिंसिप, साओ टोमे प्रिंसिप है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका गैबन है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। फिर उसके बाद आप आएंगे किसमें, तो आएंगे युगांडा, केन्या, सोमालिया, ये आपका साउथ, ये आपका अफ्रीकन कंट्री हो गई। फिर आप आएंगे किसमें, तो मालदीव है, ठीक है, वो आपका इंडियन ओशियन में। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपका इंडोनेशिया है, और फिर लास्ट में आपका पैसिफिक ओशियन का एक द्वीपीय देश है जिसका नाम है किरीबाती। ये क्या है बेटा, पैसिफिक ओशियन का, पैसिफिक ओशियन का ऐसे लिख रहा हूँ मैं, का द्वीपीय देश है। पैसिफिक ओशियन का द्वीपीय देश क्या है, किरीबाती है। तो ध्यान दो इधर बेटा, याद कैसे करोगे,
साउथ अमेरिका में इक्वाडोर है, कोलंबिया, ब्राजील। याद कर लो, साउथ अमेरिका में क्या क्या है? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। वेस्ट टू ईस्ट आइए, वेस्ट टू ईस्ट। तो वेस्ट में क्या है? सबसे पहले इक्वाडोर, फिर क्या है? कोलंबिया, फिर क्या है? ब्राजील। ये कहाँ है? साउथ अमेरिका में। फिर आगे बढ़ोगे तो आएगा क्या आपका? अफ्रीका। क्या आएगा? अफ्रीका। अफ्रीका में कहाँ भैया? सबसे पहले क्या है? पहुंचते ही मिल जाता है हमको साउथ टोमे प्रिंसिप। आगे बढ़ते हैं तो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो मिलेगा। उसके बाद क्या मिलेगा? उसके बाद आएगा आपका गैबन, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपका युगांडा आएगा, केन्या आएगा, सोमालिया आएगा। ये आपका अफ्रीका खत्म। अफ्रीका के बाद आगे आएंगे तो मालदीव। मालदीव एक देश है जो इंडियन ओशियन में है, सॉरी हाँ इंडियन ओशियन के आसपास या अरब सागर में, वो आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा लोकेशन कंफ्यूजन हो रहा है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे मालदीव कहाँ पे है देखिएगा आप, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मालदीव के बाद इंडोनेशिया है, और फिर आपका किरिबाती है जो पैसिफिक ओशियन का एक द्वीपीय देश है। यहाँ तक कोई दिक्कत? टोटल 13 कंट्री हैं जो विषुवत रेखा से होकर के, मतलब कि जहाँ से विषुवत रेखा होकर के गुजरती है। विषुवत रेखा पर कुल 13 देश उपस्थित हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है ना। ये आप नोट कर लेंगे। ये क्या है बेटा? ये है आपका साउथ अमेरिका है। ये है बेटा आपका अफ्रीका है, ठीक है। ये आपका क्या है? तो ये आपका पैसिफिक ओशियन का है। इंडोनेशिया जो है आपका वो एक द्वीपीय कंट्री ये भी है, ठीक है ना। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो बताइए। क्लियर ना? कुल 13 कंट्री हैं। कोई पूछे कितने कंट्रीज हैं, तो कुल 13 कंट्री हैं विषुवत रेखा पर। और इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, एक लाइन ड्रॉ यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, ऐसे लाइन ड्रॉ कीजिए ये, और यहाँ पर स्टार्ट कीजिए कि भैया ये क्या है? इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राज़ील है, फिर साओ टोमे प्रिंसिप है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, गैबन है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, फिर आप आएंगे युगांडा है, फिर केन्या है। केन्या के बाद क्या आएगा? तो केन्या के बाद आपका सोमालिया है, मालदीव है, मालदीव के बाद आपका इंडोनेशिया है, और लास्ट में आकर आपका किरिबाती है। टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। टोटल 13 देश हैं, ठीक है ना। तो इन 13 देश के नाम